नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर प्रतिकूल कब्जाधारी यानी कि एडवर्स पोजेशन होल्डर की हार हुई है। और किस वजह से हुई है, क्या मिस्टेक उसने वहां पर की, ये चीज मैं आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज क्लियर करूंगा कि अगर आप प्रेजेंट जजमेंट से रिलेटेड अपने केस पर भी ध्यान देते हैं, तो जो आपका केस चल रहा है प्रतिकूल कब्जा कानून से जुड़ा या फिर आपकी संपत्ति पर कोई लंबे समय से कब्जा करके बैठा है, तो यह चीज वहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम कल अपने इस चैनल पर एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट साल 2023 की आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, जहां पर यही चीज क्लैरिफाई की गई है कि जो नायब तहसीलदार होते हैं वो जब कभी भी म्यूटेशन से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग्स कर रहे होते हैं, तो विल वसीयत के माध्यम से वो म्यूटेशन में किसी का नाम नहीं दर्ज कर सकते। इस चीज से रिलेटेड साल 2023 में बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है। इस टॉपिक पर मैं कल आप लोगों के लिए शाम को 4:30 बजे वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सभी लोग हमारे साथ कल कनेक्ट रहकर इस महत्वपूर्ण जजमेंट को जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। आज हम बात कर रहे हैं प्रतिकूल कब्जा कानून के बारे में। देखिए, अगर आप हमारे लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल 1 आर्टिकल 65 पर नजर डालते हैं, इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 27 पर नजर डालते हैं, तो यहां पर यही चीज डिफाइन है कि जो संपत्ति का रियल ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने पोजेशन करके रखा है, उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा जमा कर रखा है, तो उसके पास एक लीगली टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेशन टाइम होता है। उस लिमिटेशन टाइम के भीतर ही उसको अपनी संपत्ति से उस कब्जाधारी को बाहर करने के लिए कोई लीगल रेमेडी अपनानी पड़ती है। अगर ये 12 साल की समय सीमा वहां से एक्सीड हो जाती है, यानी कि संपत्ति का असल मालिक इन 12 सालों के भीतर कोई लीगल एक्शन नहीं लेता, तो जब 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे कब्जाधारी को कब्जा करते हुए, उसका एडवर्स पोजेशन के तहत वहां पर मालिकाना आ जाएगा। अब बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर, क्या 12 साल होते ही हक बन गया? जी नहीं दोस्तों, उस चीज को साबित करना पड़ता है। कैसे साबित किया जाएगा? एक सेक्शन 34 डिक्लेरेशन सूट डाला जाएगा टाइटल के बिहाफ से, जहां पर आर्टिकल 65 का रेफरेंस देते हुए एडवर्स पोजेशन स्थापित करना पड़ेगा। इस चीज से रिलेटेड भी मैं आप लोगों के लिए 1 से 2 दिन में एक वीडियो ले आऊंगा, जहां पर यह पूरा प्रोसेस आपको क्लियर होगा कि कैसे प्रोसेस होता है और किस तरीके से उस प्रोसेस से अपना बचाव किया जाए कब्जाधारी के खिलाफ। अब दोस्तों, आर्टिकल 65 सेक्शन 27 वो 12 साल की समय सीमा निर्धारित करता है कि इन 12 सालों के भीतर संपत्ति के असल मालिक को कब्जाधारी को बाहर निकालने के लिए कोई लीगल रेमेडी अपनानी पड़ती है। अब दोस्तों, लोगों का क्वेश्चन यह भी रहता है कि सर, 12 सालों तक अगर कोई कब्जा कर ले संपत्ति पर, तो क्या उसका सीधा मालिकाना हक आ जाएगा? केवल उसको 12 साल दिखाने अनिवार्य है? जी नहीं दोस्तों, 12 सालों के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो वहां पर कोर्ट में एस्टेब्लिश करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं एडवर्स पोजेशन में। अगर आपका कोई भी इसी तरीके का प्रतिकूल कब्जे से जुड़ा वाद विवाद चल रहा है, तो इन 5 पॉइंट्स पर आपको खास ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहला आता है स्टैट्यूटरी पीरियड की, जो कब्जे की समय सीमा है वो कम से कम 12 साल होनी चाहिए, और 12 साल की जो समय सीमा है उसको 8 साल, 7 साल, 6 साल कब्जा करके नहीं दिखाया जा सकता। प्रॉपर एविडेंस दिखाने अनिवार्य है कि इस तारीख से हम पोजेशन में आए हैं और उसके बाद से लेकर आज तक हमें 12 साल का मिनिमम समय हो गया है, तभी वो लिमिटेशन टाइम वहां पर काउंट होगा। स्टैट्यूटरी पीरियड के बाद दूसरा आता है, जो पोजेशन होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअसली होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग करते क्या है, शुरू में 4-5 साल कब्जा किया,
संपत्ति छोड़कर चले गए, फिर दोबारा से कब्जे में है, 6-7 साल कब्जा किया और उन पहले कब्जे को और इस कब्जे की समय सीमा को मिलाकर 12 साल बताते हैं। जी नहीं दोस्तों, जो आपका 12 साल का कब्जा होगा वो निरंतर कॉन्टिन्यूअसली होनी चाहिए, तभी उसको एडवर्स पोजेशन में काउंट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि जो आपका पोजेशन होना चाहिए वो ओपनली होना चाहिए। ओपन मतलब पब्लिक नॉलेज में हो। जो जमीन के अड़ोसी पड़ोसी है, गांव देहात है या कोई शहर है, वहां पर लोगों की नॉलेज में होना चाहिए कि ये व्यक्ति यहां पर कब्जा करके रह रहा है, इसका यहां पर कोई भी मालिकाना हक नहीं है, इवन दो इसका यहां पर कब्जा है। इस तरीके की पब्लिक नॉलेज होना बहुत अनिवार्य माना जाता है। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, एक्सक्लूसिव पोजेशन, यानी कि जो संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है वो अकेला व्यक्ति वहां पर होना चाहिए। अकेले का मतलब ये नहीं कि उसकी फैमिली नहीं होनी चाहिए, उसका अकेले का पोजेशन हो, उसके साथ 2-3 अलग अलग कब्जाधारी मिलकर कब्जा नहीं कर सकते, वो मकान मालिक के साथ उस प्रॉपर्टी पर बैठा बैठा कब्जा नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिव मतलब उसने अकेले अपनी फैमिली के साथ, अकेले अपने परिवार के साथ कब्जा पूरी की पूरी जमीन पर स्थापित करके रखा है। इस चीज को एक्सक्लूसिव पोजेशन कहा जाता है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट आता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, होस्टाइल पोजेशन। ये क्या है कि जो संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है वो संपत्ति के मालिक के खिलाफ जाकर होना चाहिए, उसकी अगेंस्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संपत्ति के मालिक ने या उसके परिवार वालों ने कभी आपको अलाउड किया है और उसके बाद से लेकर आप आज वहां तक रहते आ रहे हैं, तो वो प्रतिकूल कब्जा नहीं बल्कि परमिसिव पोजेशन कहा जाएगा। प्रतिकूल कब्जे का रूल यही होता है कि वह कब्जा होस्टाइल होना चाहिए, प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर होना चाहिए, तभी वह चीज वहां पर मानी जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो लास्ट पॉइंट मैंने क्लियर किया, होस्टाइल पोजेशन, यहां से ये चीज निर्धारित होती है कि संपत्ति के असल मालिक के खिलाफ में जाकर कब्जा होना चाहिए। उसकी परमिशन से अगर कब्जा है तो वो एडवर्स पोजेशन में काउंट नहीं होगा। अब इसी चीज से रिलेटेड, होस्टाइल पोजेशन नहीं, इससे रिलेटेड एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। वो जजमेंट मैं अब आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उन कमेंट्स के लिए मैंने रिसर्च करके इस वीडियो को निकाला है। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं तो इस जजमेंट का रेफरेंस भी मैंने पहले दिया है, पर आज की वीडियो में वो पूरी जजमेंट में आपको विद फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड क्लियर करूंगा। सबसे पहले डिस्प्ले पर आप केस टाइटल देखिएगा, आपको केस टाइटल साफ साफ तरीके से यहां पर अब दिखाई देगा। केस टाइटल है दोस्तों हमारा, दागाबाई डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस अब्बास @गुलाब रुस्तम पिंजारी। 18 अप्रैल 7 2017 की ये जजमेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 83 ऑफ 2008, यानी कि 2017 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। अब केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्या था, यह चीज बड़ी ध्यान से यहां पर आपको समझनी होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अगर फैक्ट्स के बारे में मैं आपको क्लियर करूं तो रुस्तम नाम का एक व्यक्ति था जिसका देहांत हो गया है। देहांत होने के बाद जो उसकी संपत्ति है उसी को लेकर वाद विवाद यहां पर चल रहा है। अब देखिए, यहां पर प्लेंटिफ जो है वो रुस्तम नाम के व्यक्ति जिसका देहांत हो गया, उसकी खुद की सगी बेटी है। उसका कहना है कि यहां पर एक व्यक्ति प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है, जबकि मैं रुस्तम नाम के व्यक्ति की सगी बेटी हूं। मेरा संपत्ति पर मालिकाना हक बनता है और मुझे संपत्ति पर मालिकाना हक के साथ साथ संपत्ति पर कब्जा भी दिलाया जाए। अब जो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट है उसका कहना है कि रुस्तम ने मुझे एडॉप्टेड करके रखा था, मैं उसका गोद लिया हुआ बच्चा हूं, तो मालिकाना हक मेरा होना चाहिए। और प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो मुझे 12 साल से ज्यादा ही संपत्ति पर बैठे हुए हो गया है, तो उसके बिहाफ से भी मेरा मालिकाना हक यहां पर बनता है। तो डिफेंडेंट एडवर्स पोजेशन और खुद को एडॉप्टेड सन बताते हुए अपना मालिकाना हक पाना चाह रहा है। अब प्रेजेंट केस में क्या होता है, ट्रायल कोर्ट जो रुस्तम की बेटी है, प्लेंटिफ है, उसके पक्ष में फैसला दे देती है। यह मैटर जब अपीलिएंट कोर्ट में जाता है तो वह भी प्लेंटिफ के पक्ष में ही फैसला देती है, पर बाद में यह मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है और हाई कोर्ट निचली दोनों लोअर कोर्ट्स की फाइंडिंग को पलट देता है। हाई कोर्ट का कहना है कि प्रेजेंट केस में जो रुस्तम का एडॉप्टेड सन है उसको 12 साल से ज्यादा लंबे समय से कब्जा हो चुका है, तो उसका यहां पर एडवर्स पोजेशन के तहत ओनरशिप होनी चाहिए। अब यह मैटर आगे अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या डिफेंडेंट जो है उसका मालिकाना हक बनता है एडवर्स पोजेशन के बिहाफ से, या फिर जो प्लेंटिफ है खुद को ओनर बता रही है उसका पोजेशन वहां पर दिलवाया जाए और उसका मालिकाना हक तय किया जाए। देखिए, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किया कि जो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट है खुद को कब्जे में बता रहा है, वो जो लड़की है जो खुद को रुस्तम की बेटी बता रही है उसको ओनर मानने से इंकार कर दिया है।
और एडवर्स पोजेशन का एक रूल ये है कि उसको ट्रू ओनर के अगेंस्ट में ही साबित किया जाएगा, यानी कि प्रतिकूल कब्जे को संपत्ति के असल मालिक के खिलाफ ही साबित किया जाएगा, ना कि थर्ड पर्सन के खिलाफ। दूसरी चीज, संपत्ति का जो असल मालिक है उसके होस्टाइल में कब्जा होना चाहिए, उसके खिलाफ जाकर कब्जा होना चाहिए, जो मैंने 5 एलिमेंट्स में भी आपको क्लियर किया था। इसके अलावा संपत्ति का जो रियल ओनर है उसको पार्टी होना अनिवार्य है कोर्ट केस में। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एडवर्स पोजेशन कोर्ट में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। क्या क्या? संपत्ति के रियल ओनर को कोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा, उसके अगेंस्ट में होस्टाइल पोजेशन साबित किया जाएगा, और जो अपोजिट पार्टी है उनको ओनर मानना अनिवार्य है। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में क्या हुआ? जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है वो अपीलिएंट को ओनर ही नहीं मान रहा था, और जब ओनर ही नहीं माना गया तो एडवर्स पोजेशन के जो रूल्स हैं उनको वहां पर कंप्लीट नहीं किया गया। इसी बिहाफ से एडवर्स पोजेशन के हिसाब से जो केस के अंदर डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट है उन्हीं का मालिकाना हक वहां पर नहीं साबित हुआ, और प्लेंटिफ को, जो रुस्तम को खुद की सगी बेटी बता रही थी रुस्तम की, उसके पक्ष में यह फैसला दे दिया गया, और फिर से प्रतिकूल कब्जा धारक की वहां पर हार हुई दोस्तों। अब दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्लियर हुआ कि अगर कोई संपत्ति पर आपके कब्जा करके बैठा है और कह रहा है कि मैं आपको मालिक ही नहीं मानता, तो ऐसी कंडीशन में यह चीज भी आपके फेवर में आने वाली है। ये एडवर्स पोजेशन से रिलेटेड रूल्स होते हैं जो एस्टेब्लिश करने अनिवार्य है। इसी चीज से रिलेटेड मैंने प्रेजेंट जजमेंट भी आपको क्लियर की कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो कैसे उस केस को आप अपने पक्ष में ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।